बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद है, जबकि सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार मोहम्मद मालिक साहब ने भी हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। सर, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का आगाज करेंगे। आगाज पर आपको बताएंगे कि मुल्क भर में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया, इंडस्ट्री बंद हो चुकी है और सर्दियों में घरों के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं। एलपीजी माफिया भी अवाम को दोनों हाथों से लूटने लगा। गैस बहरान के जिम्मेदारान अपने ओहदों पर बराजमान। हुकूमत ने वार्निंग्स के बावजूद गैस बहरान पर काबू पाने के लिए पेश किए इक़दाम क्यों न किए? गैस बहरान से मुताल्लिक इंतहाई अहम डिटेल है जो प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के फ्रंटमैन मुश्ताक अहमद की होशरुबा कहानी भी मंजर आम पर आ चुकी है। आसिफ अली जरदारी का अपने प्राइवेट सेक्रेटरी को पहचानने से साफ इनकार। मलिक रियाज के दामाद जैन मलिक के साथ ज्वाइंट अकाउंट के जरिए अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन का जिम्मेदार मुश्ताक अहमद आखिर कौन है और मुश्ताक अहमद का मॉडल अयान अली के साथ क्या ताल्लुक था, तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के जब तीसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि चेयरमैन नैब ऑपोजिशन की तनकीद पर बोल उठे। प्ली बार्गेन का कानून ना होता तो लूटी हुई दौलत कभी भी कौमी खजाने में वापस ना आती। नैब के खिलाफ जारहाना प्रोपेगेंडा जारी है। तनकीद वो लोग कर रहे हैं जिनको आइन का पता है, ना ही नैब लॉ को जानते हैं। मुल्क का कोई भी इदारा इस काबिल नहीं है कि लूटी हुई दौलत को वापस ला सके। चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने तकरीब से खिताब किया। प्ली बार्गेन असल में है क्या, इसका फायदा किससे मिलता है, मुजरिम को या फिर इदारे को, और नैब इसका इस्तेमाल किस तरह से करता है, यह भी आपको बताएंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वाज़ेह अहकामात के बावजूद रिटर्निंग ऑफिसर पीर महल शाहवार अमीन वागा PP 123 पीर महल से मिस सोनिया के फॉर्म 49 को जारी करने से मुसलसल इनकारी है। आखिर इसकी क्या वजह है, यह भी आपको बताएंगे। मगर सबसे पहले आमिर साहब, उस वजह का बताना बेहद जरूरी है कि हर गुजरते दिन के साथ गैस लोड शेडिंग में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है। इसके जिम्मेदार ताकतवर हैं, मुल्क में पॉलिसियां गलत हैं, या फिर हुकूमत के पास कोई दूसरा प्लान ही मौजूद नहीं है? मेरा ख्याल है PTI गवर्नमेंट के गवर्नेंस के मसाइल आना शुरू हो गए हैं। अपोजिशन में बैठ के बड़ा आसान होता है नुक्स निकालना, जब गवर्नमेंट में आते हैं तो फिर ये मसाइल आते हैं। आज की जो सबसे बड़ी स्टोरी जो चल रही थी वो तो रज़ाक दाऊद साहब की चल रही थी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि डेस्कॉन जो कि उनकी कंपनी है उसको जो है ओमन डैम का ठेका दे दिया गया है। गवर्नमेंट का कहना था आज के जनाब ये ठेका जो है ये पिछली गवर्नमेंट के दौरान दिया गया था। अगर पिछली गवर्नमेंट में भी दिया गया था तो सवाल ये है कि फिर रज़ाक दाऊद साहब जो है एक खुद उन्होंने ये वजारत एक्सेप्ट क्यों की, क्योंकि ये वजारत उसी को ही ओवरसी करती है, उनको कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था अगर उनकी अपनी कंपनी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स को डील कर रही है, पहली बात। दूसरा, इस मसले में आज बड़ा ये एक जो मैं समझता हूँ हमारे लिए जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लिए बड़ी एक तकलीफ़ दे बात है कि फैसल वाडा साहब ने जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो खलीक कियानी साहब जो कि हमारे बड़े सीनियर कोलीग हैं कि उन्होंने इस पे जब सवाल किया, सवाल का जवाब देने की बजाय उन्होंने जिस तरीके से बदतमीज़ी की तो उस पर वॉकआउट भी हुआ। तो PTI को अपने रवैये पे नज़रसानी करनी चाहिए कि ये आप गवर्नमेंट में हैं तो ये जो काउबॉय वाला जो सिंड्रोम इनका आ गया है कि ये जब घोड़े पे आ गए हैं और ये दौड़ करते जो है ना लोगों को चाबक मार रहे हैं, ये ऐसे नहीं चलेगा। मगर स्टोरी ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी, मगर हम जो उससे बड़ी स्टोरी ले रहे हैं जो कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त सबसे बड़ी स्टोरी होनी चाहिए और कोई उस पर फोकस नहीं कर रहा, वो है गैस की लोड शेडिंग। तकरीबन पूरे मुल्क में ये गैस की लोड शेडिंग के किसी ना किसी स्केल के ऊपर जारी है। आधा मुल्क जो है वहाँ बिल्कुल गैस नहीं आ रही, बाकी आधी जगहों पे कम आ रही है, जिसकी वजह से लोगों के चूल्हे नहीं चल रहे, गीज़र नहीं चल रहे, हीटर नहीं चल रहे और सर्दी बढ़ रही है। मगर गैस की लोड शेडिंग ने लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ डाली भी है। इस पे तकलीफ़ इसलिए भी हमें ज़्यादा है कि हम ये 7-8 माह से मुकाबिल प्रोग्राम में, मेरे साथ मोहम्मद मालिक साहब मौजूद हैं, अपने प्रोग्राम में इन्होंने और हमने इतनी दफ़ा शोर मचाया कि जनाब ये सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग होने जा रही है, मगर किसी की कान पे जूं नहीं रेंगी और वो ऑयल माफिया
जिसने कि इसके ज़रिए पैसे बनाए। और अभी प्राइम मिनिस्टर से मेरी 2-4 रोज़ पहले मुलाकात हुई, वो क्रेडिट ले रहे थे कि जनाब 28 अरब रुपए का इसकी वजह से नुकसान हुआ तो हम 14 अरब पे ले आए हैं। हमारी जो तफसीलात हमने जो तफ्तीश की है, शायद ये 20 अरब रुपए का नुकसान हुआ है कि जब LNG जो कि सस्ती पड़ती है, जिसका तकरीबन 8 रुपये पर यूनिट इस्तेमाल होता है, उसकी जगह फर्नेस ऑयल इस्तेमाल किया जाता है तो वो 14 रुपये पर यूनिट होता है और ये अवाम को ये ट्रांसफ़र होता है। तो वो एक तो वो पैसा बनाया गया, दूसरा अवाम के लिए मुश्किलात जारी हैं गैस की लोड शेडिंग की वजह से कि तकरीबन ये शहरों की तफसील है, कोई ऐसा शहर बड़ा रह नहीं जाता जहाँ पे इस वक्त लोड शेडिंग ना हो रही हो। और उसके ये फिगर्स आपसे शेयर करते हैं, ये लेटेस्ट फिगर लिए गए हैं कि पावर सेक्टर में इस वक्त जो बिजली बनाने का शोबा है, जो सप्लाई है वो 130 मिलियन क्यूबिक फीट का एक पैमाना है, 130 की सप्लाई है, ज़रूरत जबकि 500 की है, सो 370 की किल्लत है। पावर सेक्टर में ख़ास तौर पे मज़े की बात यह है कि पहले जो है फर्टिलाइज़र में भी किल्लत थी, मगर अब फर्टिलाइज़र को सप्लाई कर दी गई है, पावर को कम दी जा रही है, क्योंकि इसके पीछे कहानी ये होती है कि जब LNG इस्तेमाल नहीं करते तो फिर फर्नेस ऑयल इस्तेमाल किया जाता है, और फर्नेस ऑयल क्योंकि महंगा है तो सिर्फ फर्नेस ऑयल LNG को इस्तेमाल करने से 20 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। और उस पे जो है ये सिलसिला कोई 7-8 माह पहले सिलसिला जारी किया गया कि सुई गैस की कंपनियों में सुई नॉर्दर्न गैस और सुई सदर्न गैस ने डिमांड दी जाती है कि जी कितनी LNG मंगवानी है, तो उन्होंने डिमांड ही कम दी कि हमें खपत उसकी कम है, कम भिजवाई जाए। और उसके साथ शामिल जो है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री होती है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री मिनिस्टर साहब भी इन्वॉल्व होते हैं, सेक्रेटरी भी इन्वॉल्व होते हैं, और नीचे जो अमला होता है DG के लेवल और नीचे तक वो भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये शायद खाकान अब्बासी साहब के दौर से सिलसिला जारी रहा, केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर भी सिलसिला रहा, मगर PTI की गवर्नमेंट उनका भी यही सिलसिला जारी रहा कि उनके होते हुए भी जो है इसको किसी ने नहीं रोका। और लेटेस्ट फिगर्स ये हैं कि CNG सेक्टर में जो है ज़रूरत 70 MMCFT की थी और ज़ीरो सप्लाई है, कोई CNG नहीं इस वक्त मिली जा रही। उसके बाद जो घरों में डोमेस्टिक जो है तकरीबन 100 MMCFT की किल्लत जारी है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ है। इसके साथ जो हमने इसके ऊपर ज़ाहिर है हमारे शोर मचाने पे और क्योंकि लोगों को तकलीफ़ है, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक इंक्वायरी ऑर्डर पहले की, तो इंक्वायरी उन्होंने ओगरा चीफ को दे दी और उसके अंदर वही लोग जो कि मुल्ज़मान होने चाहिए थे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के, उनको डाल दिया गया। वो जाहिर है वो फॉल्टी उसके रिज़ल्ट थे। तो प्राइम मिनिस्टर ने मुझे खुद मुलाकात के अंदर बताया, मोहम्मद मालिक साहब भी उनसे मिले थे, शायद इनको भी बताया कि वो रद्द कर दी गई, फिर दोबारा इंक्वायरी दे दी गई। इस दफ़ा इंक्वायरी दे दी गई पेट्रोलियम के सेक्रेटरी जो हैं असद हयाउद्दीन साहब, उनको कि आप करें। अभी आज मेरी असद हयाउद्दीन साहब से बात हुई कि जनाब उस इंक्वायरी का क्या बना, तो उन्होंने कहा कि जनाब वो हमने भिजवा दी है मैंने, और सिस्टमेटिक फेलियर्स हैं कि बुनियादी तौर पे उन्होंने कहा जी ज़रूर मैंने उसमें मेंशन किया है कि ऑयल माफिया उसके अंदर है, मगर ज़्यादा सिस्टमेटिक फेलियर है। मैंने उनसे पूछा कि आपने कोई पिन डाउन किया है, कोई लोग निशानदही की है कि किन लोगों की वजह से हुआ? उन्होंने कहा नहीं जी ये सिस्टम के फ्लॉज हैं, एक डिपार्टमेंट के दूसरे से मिसअंडरस्टैंडिंग, और वो कुछ ऐसा वो नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है। ये असद हयाउद्दीन साहब की इसलिए नहीं हो सकती कि वो भी कसूरवार हैं, गुलाम सरवर साहब मिनिस्टर साहब भी ज़िम्मेदार हैं, उसके बाद नीचे का अमला भी ज़रूर है। हमारी दरख्वास्त है कि प्राइम मिनिस्टर से कि JIT बनाएं जिसके अंदर मल्टीपल एजेंसीज़ हों, क्योंकि ये 20 अरब रुपए का सिर्फ नुकसान नहीं हुआ, पूरा पाकिस्तान जो है इस गैस लोड शेडिंग का शिकार हो रहा है। समझते हैं अभी एक ही सहाफ़ी ने सवाल किया तो बावड़ा साहब कितना गुस्से में आ गए, ये समझते इतनी लंबी चार्जशीट भेजेंगे और वो इनको जवाब भी भेजेंगे। देखिए मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मेरी ओगरा के बहुत सीनियर लोगों से आमिर बात हुई अभी लाहौर, बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने बताया। मैंने कहा इंक्वायरी आप लोगों ने क्या की है, वो तो बिल्कुल फ्रॉड है। उन्होंने कहा नहीं, हमें जो इंक्वायरी थी, हमें फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी थी,
उसके TOR में ये नहीं था कि आपने एसरटेन करना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी है। तो ये आपको टेक्निकल फ़र्क पता होना चाहिए। तो आप सुन लें ज़रा, आपको टेक्निकल फ़र्क सुन लें। तो इसलिए ये सारे टेक्निकल में खेल रहे हैं इस वक्त। ये हुआ जब सेकेंड इंक्वायरी हुई है। अब इट इज़ सो रिडिकुलस कि जो इस सारे क्राइसिस में जो हुआ, वो बाकी बातें तो पुरानी है। अभी इस बारी ऑयल माफिया ने क्या किया, आपकी 2 फर्टिलाइजर कंपनीज़ ने, जो 2 ऑयल फील्ड्स थी आपकी, जहाँ से गैस भी निकलती है, तेल भी निकलता है, इन्होंने कहा कि जी हमारे तो तेल के गोदाम भरे हुए हैं, हम तो तेल, हमारा फर्नेस ऑयल भरा हुआ है। इन्होंने पंपिंग रोक दी। जब इन्होंने जान के रोकी, बिकॉज जब आपने पंपिंग रोकी तो जाहिर है आपकी एक्सकवेशन गैस की भी रुक गई, फर्दर हुआ। अभी आपको पता है एक और आपका जो ऑयल फील्ड थी उसको मेंटेनेंस के लिए बंद कर रहे थे, वो बंद है, वो इनको पहले पता होना चाहिए था कि बंद है टर्मिनल। ये दिस होल थिंग इज सच अ ब्यूटीफुल प्लान थिंग। अभी जो आप टेक्निकल बातें भी हम करते हैं, लोगों को एक चीज़ बता दूं मैं कि तकरीबन, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे फिगर में शायद थोड़ी बहुत बिलियंस की गलती हो जाए, मेरा ख्याल है 55 के 60 बिलियन है जो लॉसेस इनकर थे, वो भी ओगरा ने अलाउ कर दिया इन गैस कंपनीज को कि आप अगले 5 साल में आपको, मुझे सरबत आपको बिल कर दें। जब मैंने ओगरा वालों से पूछा कि यार है कि लुट पाई है, लाइक व्हाई शुड आई पे फॉर इट, मतलब कि चोरी तुम्हारी गैस हो रही है, तो उनका जवाब ये था कि जी दिस वेरी इंटरेस्टिंग आंसर। उन्होंने कहा आप एक प्रिविलेज लॉट हैं, पाकिस्तान के अंदर सबको गैस नहीं मिलती, तो क्योंकि आप एक प्रिविलेज लॉट का एक्सेस है टू अ प्रिविलेज सर्विस, इसलिए आप इसे करनी है। आप इमेजिन करें कि 50-60 अरब रुपया जौन सा है, बजाय इसके लोगों की आप गर्दनें काटें जिन्होंने चोरी करवा रहे हैं या मिले में सब कुछ है, वो भी आपको, मुझे बड़ी मेहरबानी है इनकी, एक साल में बिल नहीं दे दिया, बड़ी मेहरबानी, हमें आसानमंद है इनके, वरना हम क्या कर सकते हैं। वो अगले 5 साल में आपको मुझे ठुकरा 50 to 60 बिलियन टू दोज पीपल जो अपने बिल दे रहे हैं, गैस चोरी कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, और वो सब्सिडाइज कर रहे हैं गैस चोरों को। या तो गैस चोर भी हमें बताएं कितने पकड़े, कितनों को फांसी लगी हैं, कितनों के जुर्माने हुए हैं, वही कोई हाथ नहीं लगाता, बिल्कुल कोई हाथ नहीं लगाता। ये सारे अपने रॉन्ग डूइंग्स इधर कर रहे हैं। जब इंक्वायरी की आप बात कर रहे हैं, जब आपके वही लोग जो डिसीजन मेकर्स हैं वो खुद ही बैठेंगे इसके अंदर, तो क्या होगा। आपने शुरू में बात की थी रज़ाक दाऊद साहब की, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लोग कहते हैं जी कब बिल हुआ, कब हुआ। मैंने इन पे 2-3 प्रोग्राम्स किए। मुझे याद है आपके प्रोग्राम में पहले काफी अरसे से ये शोर मचा रहे थे। अभी जो मैंने भी प्रोग्राम में किया, फिर इस पर मैं एक फॉलोअप भी कर रहा हूँ कि जो स्टील मिल की इन्हीं को दी है प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि आप स्टील मिल का सोल्यूशन निकालें, और जो लेकिन उन्होंने डाले हैं उसमें आरिफ हबीब साहब को भी डाला हुआ है। आरिफ हबीब साहब को आप कुछ ना करें, आप सिर्फ केस खोल लें जो सा जस्टिस ज़फ़ार चौधरी के 5 मेंबर बेंच ने फैसला किया था, उसमें 69 से लेके पेज 71 तक सिर्फ इनका जिक्र है। जस्ट रीड दोज थिंग्स। ये नई JIT रिपोर्ट में भी उसका जिक्र है। वो लोग, वही लोग वो उसके अंदर आ गए हैं। अच्छा, उसकी स्टडी कौन कर रहा है? उसकी स्टडी कर रहा है एंग्रो वाले। एंग्रो वालों का क्या सीन है? एंग्रो वालों का बड़ा एक है इंटरेस्ट के जो कोल की जेटी है पोर्ट कासिम वाली, उसमें उनका अपना इंटरेस्ट है लेने का। हर जगह लोग कहते हैं जी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। अभी रज़ाक दाऊद साहब, मैंने इन पे उठाया था, अभी का बड़ा एतराज़ था। एक है पाकिस्तान इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड। आपका इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड क्या करता है आमिर? ये फैसले करता है कि कौन सी मशीन पाकिस्तान में बन सकती है, तो किसको इजाज़त दो इंपोर्ट की, किसको ना दो। ये बॉयलर्स बनाते हैं, ये जो शुगर मिल्स के अंदर बॉयलर्स लगते हैं ना जी, ये बिजली बनाने वाले, उनके बॉयलर्स बनाते हैं। इनके पास वो कैपेसिटी नहीं है जिस कैपेसिटी की इनकी कंपनी बना सके डेस्कॉन। इन्होंने उस पर बार लगा दिया है कि इस आप कैपेसिटी का नहीं ला सकते, और ये पाकिस्तान में बन सकता है। अभी बना ही नहीं तो कैसे बन सकता है? हर जगह बेनिफिशियरी। जब ये थे उसके साथ मुशर्रफ साहब के साथ, उस ज़माने में इन्होंने, पाकिस्तान स्टील चल रही थी, इन्होंने स्टील इंपोर्ट के ऊपर 30-35% रिडक्शन करवा दी ड्यूटी की, बिकॉज डेक्सॉन फैब्रिकेट करता था। अब ये इतने ज़्यादा जब कोइंसिडेंसेस होना, तो फिर लॉटरी के ये कोइंसिडेंसेस नहीं होते, कोई बहुत ही ज़्यादा इत्तेफाक हो रहे हैं कि वहाँ जब मुशर्रफ के साथ होते हैं तो स्टील में की ड्यूटी डीरेगुलेट हो जाती है, बहुत नीचे आ जाती है। इधर आते हैं तो वही मिल्स, अच्छा उस कंसोर्शियम में, जो कंसोर्शियम उड़ा था उसमें आरिफ हबीब साहब भी थे। अच्छा, कुछ लोग इनकी फैमिली के हैं जो उनको क्या बोलते हैं, बलगम वाला के क्या पार्टनर्स हैं और रिश्तेदार भी हैं जो कोल के अंदर बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, जब आप देखते हैं, जब ये चीज़ें होती देखते हैं, फिर आपको पता लगता है कि ये इंक्वायरीज क्यों नहीं आगे चलती हैं। देखिए, इस मुल्क के अंदर 2 माफियाज हैं बहुत बड़े, एक है रियल स्टेट माफिया और दूसरा है एनर्जी माफिया। अब इन 2 के आगे ये कुछ समझे कि जी 4 सरकारी अफसर खड़े होंगे जो खुद भी उसमें से बिलियनर्स हो गए हैं,
ये तो हो ही नहीं सकता। ये जब तक यही है थर्ड पार्टी नहीं होगा, इनकॉम्पिटेंट और दे आर कॉम्प्लिसिट, दे आर करप्ट एंड कॉम्प्लिसिट। यहां पे जब तक थर्ड पार्टी जेआईटी इंक्वायरी नहीं होगी, आप यार इतने ऑयल एक्सपर्ट्स हैं, एनर्जी एक्सपर्ट्स दुनिया के हैं, किसने कहा कि आप अगर जेआईटी बनाएं तो जेआईटी में सिर्फ आप जो से ना 2 ASI रखते हैं, एक आप इंस्पेक्टर रख दें? क्यों आप रखें? आप एनर्जी एक्सपर्ट्स लाएं बाहर से, 2 बंदे आप कोऑप्ट करें, बेहतरीन रिपोर्ट मिलेगी, और ऐसे पिन पॉइंट होंगे लोग। सहाफियों को पता है कि जनाब ये लोड शेडिंग आ रही है। एक ब्रेक से पहले एक चीज लोगों को बता दें कि जो एनर्जी में हो रहा है, अगर उसके आप कंपेयर करें मियां साहब के ऊपर जो इल्जाम आते हैं, जो आप कंपेयर करें जो आसिफ जरदारी साहब पे इल्जाम आते हैं, दे आर चाइल्ड प्ले। जो एनर्जी में है, ये वो इंडस्ट्री है जहां दिन में करोड़ों की दिहाड़ी लगती है ऑन अ डेली बेसिस। हमें आम लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि ये गेम कितनी बड़ी है और कितने बड़े लोग हैं। चलिए ब्रेक पे, छोटी सी ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं। ब्रेक से वापस आके इस पे मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। मगर जब जेआईटी की बात करते हैं, आसिफ अली जरदारी की बात करते हैं, तो इस कहानी में अब एक नए किरदार मुश्ताक अहमद की भी बात होगी। मुश्ताक अहमद कौन है, इसका मॉडल अयान अली के साथ क्या ताल्लुक रहा, आसिफ अली जरदारी के साथ इसका क्या ताल्लुक है, तमाम तर कहानी आपके सामने रखेंगे। छोटी सी ब्रेक, साथ रहिए। बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। गैस लोड शेडिंग की, गैस बहरान की बात हो रही थी। आमिर साहब, ये तो फिर पुरानी गवर्नमेंट्स की तरह पीटीआई ने भी यही वतीरा अपनाया कि इसके ऊपर कुछ नहीं किया। असद हियाउद्दीन जो कि पेट्रोलियम सेक्रेटरी हैं, जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा, बड़ा शॉफ कर दिया कि जनाब ये सिस्टमेटिक फेलियर्स हैं और हमने उस पर देखा। इससे पहले राजा सिकंदर सुल्तान साहब पेट्रोलियम सेक्रेटरी थे, तो उनका भी ये कहना था कि जनाब मैंने वैसे लेटर लिख दिया था सुई गैस को, तो उन्होंने जो है उसके बावजूद, मेरा कसूर नहीं है, ये सुई गैस वालों का कसूर है। अब ये जो कहना है असद हियाउद्दीन साहब का कि जनाब ये सिस्टमेटिक फेलियर है, तो ये हम आपको लिस्ट दिखा रहे हैं। ये वो लेटर्स जो कि कंसर्न डिपार्टमेंट्स जो हैं ये इनको लिखते रहे हैं। ये पीटीआई की गवर्नमेंट के पिछले का बिल्कुल वो भी लेटर्स मौजूद हैं हमारे पास, जो कि जो कंपनी है PLL जो है ये जो इससे डील करती है, वो लेटर्स इनको लिखती रही है कि जनाब हमें LNG चाहिए, कार्गोज आप कैंसिल ना करवाएं। कार्गोज कैंसिल करने के पैसे भी देने पड़ते हैं, जब वो नहीं आते टर्मिनल्स को भी कैपेसिटी चार्जेस देने पड़ते हैं, और फिर फर्नेस ऑयल इस्तेमाल करना है। ये वो फहरिस्त है लेटर्स की कि अगस्त 19, 2018 को PLL रिक्वेस्टेस SNGAPL एंड फलाना ये बोल है। फिर अगस्त 2018 अगेन, फिर तीसरा लेटर अगस्त 20 को, अगस्त 30 को, अक्टूबर 4 को, अक्टूबर 12 को, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 सफ़े हैं तकरीबन, जिसमें के कॉन्स्टेंटली जो है कंसर्न डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री को, गैस को तरले कर रहा है कि खुदा का वास्ता है हमें गैस की ज़रूरत है, हमें LNG की ज़रूरत है, LNG की डिमांड आप कम कर रहे हैं, ये इसकी कोई रीज़न नहीं है। जबकि नहीं, उसके अंदर बिल्कुल मालिक साहब जिस तरह कह रहे हैं कि ये नालायकी नहीं है, ये कॉम्प्लिसिट थी। इसके अंदर जो है मिनिस्टर साहब की भी इन्वॉल्वमेंट है, बिल्कुल जो जिम्मेदार हैं। जो है और मुझे हंसी आ रही है, ऑनेस्टली भी हंसी आ रही है। आई हैव टू इंटरवीन। आप बार बार बात करते हो, उन्होंने कहा सिस्टमैटिक फेलियर। क्या ये कौन सी रॉकेट साइंस है? क्या कोई न्यूक्लियर प्लांट चल रहा है? कोई नई टेक्नोलॉजी है? दुनिया में कितने सालों से गैस सप्लाई हो रही है? आपको सिस्टम्स पता है कैसे चलते हैं? आपको चोरी के तरीके पता है कैसे चलते हैं? मुझे उस दिन बैठे हुए तो ओगरा के बड़े सीनियर बंदे ने मुझे कहा, नहीं मालिक साहब आपको एक चीज़ समझ नहीं आती। आपको पता है जब आपके घर में गैस जाती है तो उसमें कोई 15-16 जोड़ पड़ते हैं, डिफरेंट जो होता है। मैं कही जो अमरीका या किधर कर दो उत्थे कितने जोड़ पैंदे हैं, रफली उतने पड़ते हैं। मैं फिर मतलब कि क्या इस सिस्टम ऐसी चीज़ है जो सी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है जो करेक्ट नहीं हो सकी? सिंपल सी बात है। कौन सी इसमें रॉकेट साइंस है? एक अदा करते हैं कि एक अदा ना लेटर डाल देते हैं, फिर उसको दिखाते हैं कि जी मैंने तो लेटर लिख दिया था इनको कि आप, मैं आपसे एग्री नहीं करता। अल्टीमेटली बक स्टॉप्स विद द मिनिस्टर एंड द सेक्रेटरी, दे हैव टू डिसाइड। इन्होंने ऐसा एक इंप्रेशन दे दिया भाई जैसे कि बहुत ज्यादा टेक्निकल है, हाईटेक ऑपरेशन है जिसमें बहुत ज्यादा सेंसिटिविटीज हैं, और ये ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि ये प्रॉब्लम्स पिछले कुछ सालों में इतनी ज्यादा क्यों हो गई? सिर्फ इसलिए ज़्यादा हो गई क्योंकि पिछले कुछ सालों में करप्शन बहुत ज़्यादा हो गई।
मुझे याद है पिछली गवर्नमेंट जब थी तो हमने 5-6 बहुत बड़े बड़े हमने केसेस सुने, हाई प्रोफाइल, वो जी इतने मिलियन का नुकसान था, छापा पड़ गया, वो कहाँ गए केसेस? सारे सेटल हो गए। वी हैव नॉट सीन एनीबडी बीइंग प्रोसिक्यूटेड फॉर दैट। अगर ये हाईएस्ट लाइन लॉसेस लेते हैं जो अनअकाउंटेड फॉर गैस करते हैं, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है इनका, भाई क्यों है? कोई इस बात का जवाब दे। हमें सुना देते हैं इतने एमएमसीएफडी, अब आम बंदे को क्या पता है एमएमसीएफडी क्या है? हमें तो आज तक लीटर का गैलन की समझ ही नहीं आई कि 4.5 लीटर का गैलन बनता है की होता। मेरी वालदा आज भी बात करती है और इन्हें शेर सामान ले आना, वो अभी तक केजी में नहीं आई। केजी में हमारा आम आदमी इसी में फंसा है। मालिक मेरा ख्याल है ये पीटीआई की गवर्नमेंट का ना सिर्फ पहला सबसे बड़ा ये स्कैम है, और प्राइम मिनिस्टर उस दिन मेरे साथ मुलाकात में भी, आई एम श्योर आपकी भी एक मुलाकात हुई है, मेरी भी उस पे एनर्जी पे बड़ी डिटेल में बात हुई। वो उनका कहना था कि मैं कलमदान जो है मैं जिम्मेदारी दे रहा हूँ असद उमर को, ये मैं कह रहा हूँ कि इसकी निगरानी ले ले। पता नहीं इसका क्या मतलब था, वो एक्चुअली कह रहे थे कि वैसी ओवरसी कर लें या इसको संभाल लें, मगर क्लियरली नजर आ रहा है। माई क्वेश्चन टू यू इज कि गुलाम सरवर साहब नज़र नहीं आ रहा, या कैपेसिटी का प्रॉब्लम है या कॉम्प्लिसिटी का प्रॉब्लम है, वो उनसे डील नहीं हो रहा था। और ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर जो फिगर्स दिए गए हैं, सर्कुलर डेट जो है वो बढ़ता जा रहा है, और ये क्लियरली हम सारे क्लियर हैं कि एनर्जी ने इस मुल्क की इकोनॉमी को बचाना है। वहाँ पे $12 बिलियन, आप और मैं ये फिगर कोट करते थे, वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान में $18 बिलियन हम 200-400 मिलियन के लिए सऊदी अरेबिया, यूएई, चाइना के तरले करते फिर रहे हैं। $1800 बिलियन सालाना ज़ाया हो रहा है एनर्जी सेक्टर में, सिर्फ इसको बचा। आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? ये गुलाम सरवर साहब के बस की बात नहीं नजर आ रही। देखिए, मैं टू कोट समबडी में पेट्रोलियम में एक बंदे से बात हो रही थी, तो पता नहीं ना डेफेमेशन ना हो जाए, इसलिए मैं तमाम जाविये रख के कि ये बात खल भी हो सकती है। उन्होंने कहा जी मिनिस्टर साहब ए पूछ देने पेट्रोल पंप किमें लगता है। अब वल्लाह आलम सही है या गलत है, बट नहीं तो वो मैं उनको ये 3 दिन से कोशिश कर रहा हूँ, ये सवाल भेज रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या है, कोई जवाब नहीं आ रहा। हमें प्रॉब्लम क्या है? आईटी का मिनिस्टर लगा दिया आपने खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को, जो खुद कहते हैं मैं डॉक्टर हूँ, मेरा इससे ताल्लुक क्या है आईटी से? आपने एक बड़ी की मिनिस्ट्री से दे दी कि आपके ख्याल में वो चौधरी निसार के शिकारी थे, आपने उनको रिवॉर्ड कर दिया। इस मुल्क के अगले 5 साल में 2 ही सबसे बड़े मसले हैं, मईशत और एनर्जी, और दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। मईशत डायरेक्टली इफेक्ट होगी अगर एनर्जी सिचुएशन ठीक ना होगी। बात यह है कि आपके सिस्टमैटिक फेलियर, मैं कहता हूँ क्या सिस्टमैटिक फेलियर है ब्यूरोक्रेसी का, और जो लोग प्राइम मिनिस्टर के लोग इर्द गिर्द के लोग चुन रहे हैं, ये लोग वही हैं हुआ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, वो नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। आपने बात की वो कंपनी की जो LNG वाली कंपनी है, मुझे नहीं पता था, मैं उनके बंदे को नहीं मिला हुआ था, मैं एक बहुत सीनियर आदमी से एनर्जी डिवीजन में मिला, तो उन्होंने आई होप दिस जेंटलमैन अदनान साहब जो से माइंड ना करें, मैंने कोई सवाल उनसे किया तो मुझे वो कहते हैं वो आपको एल्विस प्रेस्ले ने बताया। मैंने कहा एल्विस प्रेस्ले कहाँ से आ गया बीच में? तो फिर मैंने जब बाद में मुझे उन्होंने फिर जब डिस्क्रिप्शन दी तो वो जो इनके CEO उसके बाल बड़े लंबे से हैं, वो एल्विस प्रेस्ले स्टाइल है। अच्छा। अब सीरियस कॉन्वर्सेशन हो रही है उसमें ये और मुझे ये सुनना पड़ रहा है कि आपको एल्विस प्रेस्ले ने तो नहीं कहा ये पे। आप मेरे सवाल का जवाब दें भाई, इट डजंट मैटर किसने मुझे कहा है या किसने मुझे नहीं कहा। आपने जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस पढ़े, कौन से इतने मुश्किल सवाल हैं? ये द प्राइम मिनिस्टर मस्ट रियलाइज कि जो लोग इमीडिएटली उनके गिर्द बैठे हुए, जो उनके PM हाउस के अंदर बैठे हुए, स्टार्टिंग फ्रॉम हिज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू हिज एडवाइजर्स, चाहे वो मीडिया के हैं चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट के हैं, ये वो लोग हैं जो सारे ऐसी सी जगहों पे बैठे हैं जहाँ शायद उनको नहीं होना चाहिए। तो यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर बैक। जस्ट टू ऐड टू योर आर्गुमेंट, जो एनर्जी की कमेटी बनाई गई है रिफॉर्म्स के लिए, उसके अंदर वो तमाम वो लोग हैं जिनकी अपनी IPPs हैं या जिनका अपना एक शेडी बैकग्राउंड रहा हुआ है, वो बिल्कुल उसमें ये है। जब तक थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं होगा, जब तक इसको आपको एक स्पेशल टीम टास्क फोर्स, प्राइम मिनिस्टर को तो शौक भी है टास्क फोर्स बनाने का, आई थिंक ही शुड इमीडिएटली को अनाउंस करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर साहब को कि एक टास्क फोर्स है जो इसका एनर्जी ऑडिट करे। एनर्जी ऑडिट से मैं आपको बताता हूँ, आज तक आपकी जो सी ये हैं ये आपकी जो यार कंपनीज रिफाइनरीज ने आज तक एफिशिएंसी ऑडिट नहीं कराया, हालांकि दे वर बाउंड, एक डीम ड्यूटी लगी हुई है। 5% से ज्यादा फर्नेस जो है ना ऑयल नहीं बनना चाहिए, वो 25% बना रहे हैं। जब आपका एफिशिएंसी ऑडिट नहीं हो रहा, ये थर्ड पार्टी लाएं, टास्क फोर्स बनाएं, टास्क फोर्स आए,
ये इन सवालों के जवाब वो टास्क फोर्स मुझे लगता है एहसान सादिक नाम ही है इनका, जो जिन्होंने ये JIT बनाई है, ये उस तरह के किसी अफसर को JIT बना के देना चाहिए तो ये सामने वरना आएगा, वरना कुछ नहीं वरना होगा। वरना ये जवाब है प्राइम मिनिस्टर के लिए प्राइम मिनिस्टर के लिए चॉइस बड़ी सीधी है, या तो उन पे ब्लेम जाएगा कि ये PTI गवर्नमेंट का पहला और सबसे बड़ा स्कैम है, या वो अपने मिनिस्टर को वो जो है उन्होंने जो क्लीन चिट दे दी है कि जी सब क्लियर कर दिए उनको फारिग कर दें, या अपने हेड्स मस्ट रोल। अमेरिका ने ग्लव्स निकाला था, अमेरिका ने ग्लव्स निकाला था जब वो बेगुनाह लोग मरते थे ना उनकी स्ट्राइक्स में, तो उन्होंने ग्लव्स निकाल दिया कोलैटरल डैमेज, कि जी कोलैटरल डैमेज है। ये सिस्टमैटिक फेलियर एग्जैक्टली वही वर्ड है, ये वो वर्ड्स हैं टिपिकल ब्यूरोक्रेसी के फेवरेट वर्ड्स जो काउच कर देते हैं हर चीज को, जड़ी चीज उन्होंने कहना हो मैंने सिस्टमैटिक फेलियर है। What is systematic अगर failure? ये नीचे से लोगों को नहीं लटकाया गया ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिकल हायरार्की में, तो फिर अल्टीमेटली बक स्टॉप्स एट द प्राइम मिनिस्टर के प्राइम मिनिस्टर, अब तो वो खुद उनका कहना था कि जी मैं एनर्जी को खुद देख रहा हूँ, चाहे असद उमर साहब देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब देखें, गुलाम सरवर देखें, मगर लोगों को गैस लोड शेडिंग गैस आए ना और बिल डबल कर दें। आप एक काम करें, आप पिछले 5 एनर्जी सेक्रेटरीज का, आपके पेट्रोलियम के सेक्रेटरीज का, DG ऑयल्स का, इन सब के एसेट ऑडिट करवा लें। अगर आपकी आंखें ना फट गई तो आपको लग पता जाएगा। नहीं तो उनको जो है इंक्वायरी सेनेट की चल रही थी राजा सिकंदर सुल्तान साहब की, उनको उन्होंने रेलवे का सेक्रेटरी लगा दिया, और यूसुफ नसीम खोखर साहब जो कि अगेन अक्यूज्ड होने चाहिए, उनको पंजाब का चीफ सेक्रेटरी लगा दिया है, तो वो उसके बाद क्या करेंगे। और असद हयाउद्दीन साहब, मैंने ये पढ़ दिया, ये सारे उनके दौर में अपॉइंट हो गए थे, तो ये PLL जो कंपनीज को देखती है वो ये लेटर लिखती रही है, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अब या तो कह दें जी मैं नालायक हूँ, ये कह देते हैं कि सिस्टमैटिक फेलियर है, और मैंने मेंशन कर दिया है कि ऑयल माफिया का इसके अंदर कसूर है, तो ये उनके बस की बात नहीं है, ये उनसे हायर ग्रेड की इंक्वायरी चाहिए। इस इंक्वायरी से कुछ नहीं होगा। ठीक है, मतलब मजीद आगे बढ़ना होगा, छोटी सी ब्रेक की जाने बढ़ते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ेगी, मगर इसके साथ साथ जाली अकाउंट्स केस पर जो JIT बनाई गई उसके रिपोर्ट में जो होशरुबा इंकशाफात किए गए उनके कई राजों से आज मजीद पर्दा उठाएंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। आमिर साहब, JIT की रिपोर्ट से मुताल्लिक बात करेंगे। वैसे तो आप डेली घिनौनी चीजें बताते हैं इसके मुताल्लिक, मगर आज आप कह रहे हैं बड़ी मजेदार चीज है आपके पास। मजेदार ये है कि हंसी भी आती है, रोना भी आता है कि JIT रिपोर्ट के अंदर तो इतने ज़्यादा वॉल्यूम्स हैं कि वो मेरा ख्याल पूरा साल ही वो सिलसिला चलता रहेगा, मगर इसके अंदर एक कैरेक्टर हैं जो कि सेंट्रल कैरेक्टर हैं, बड़े मिस्टीरियस कैरेक्टर हैं, और एट द सेम टाइम बड़े रिडिकुलस कैरेक्टर भी लगते हैं, अजीब सा वो है। उनका नाम है मुश्ताक अहमद। मुश्ताक अहमद साहब जो हैं, उनका जो कराची में और पाकिस्तान की कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा ऊंचाई की जो बिल्डिंग बन रही है आइकॉन टावर, उसका जो बैरिया टाउन के साथ वो था पार्टनरशिप थी, उसके लिए JIT की रिपोर्ट के अंदर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि 10 अरब रुपए की रिश्वत दी गई, और 10 अरब रुपए में से 8.3 अरब रुपया एक जॉइंट अकाउंट में डाला गया, जिसका एक सिग्नेटरी थे जैन मलिक साहब जो कि मलिक रियाज के दामाद हैं, दूसरे सिग्नेटरी जो थे वो मुश्ताक अहमद साहब हैं। मुश्ताक अहमद साहब का बैकग्राउंड बहुत ही मज़ेदार है, हंसीएगा नहीं, हंसी रोक के रखिएगा या अपने आंसू रोक के रखिएगा। ये स्टेनो भर्ती हुए थे प्रेसिडेंसी में, उसके बाद फिर इनकी तरक्की कर दी गई जो है APS, ये असिस्टेंट पर्सनल सेक्रेटरी जो लगा दिए गए आसिफ जरदारी साहब के। उसके बाद जब वो रिटायर हो गए तो फिर ममनून हुसैन साहब के ज़माने में 2015 में इनको 18वें ग्रेड में पर्सनल सेक्रेटरी, एक प्रेसिडेंट एंटाइटल्ड होता है रिटायरमेंट के बाद भी एक पर्सनल सेक्रेटरी का, वहाँ पे लगा दिया। का इनके जो एड्रेस जो दिया गया है इनका थ्रू आउट वो दिया गया है जरदारी हाउस का, इस्लामाबाद का इनका एड्रेस दिया गया हुआ है, और इनके अकाउंट में 8.5
अरब रुपया तकरीबन पड़ा हुआ है जॉइंट अकाउंट में। मज़े की बात यह है कि असद ज़रदारी साहब से जब ये पूछा गया कि आप मुश्ताक अहमद को जानते हैं, उन्होंने कहा कौन मुश्ताक अहमद, मैं तो नहीं जानता। उसके बाद उन्होंने कुछ दिखाया, उन्होंने ये यहाँ पे ये लिस्ट है, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है कि मुश्ताक अहमद साहब प्रेसिडेंट के साथ कोई तकरीबन ये कोई 500 के करीब ये ट्रिप्स है कि 4 सफ़े हैं उनके ट्रैवल हिस्ट्री के, जिसके अंदर दुबई, टर्की, कंधार, ताशकंद, अबू धाबी, कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, ईरान, ताशकंद, सऊदी अरेबिया, इवन पियांग तक गए हैं। कोई दुनिया का मुल्क नहीं है। ये प्रेसिडेंशियल प्लेन में स्पेशल फ़्लाइट्स में हमेशा होते थे। जब उनको ये फ़्लाइट दिखाई गई कि जनाब ये साहब हैं, तो कुछ याद आया, तो उन्होंने कहा हाँ ये मेरा फिजियोथेरेपिस्ट था। अब उनकी चेक किया गया, उनकी कोई फिजियोथेरेपिस्ट की कभी फिजियोथेरेपी की कोई डिग्री नहीं है। तो उसके बाद जैन मलिक साहब से पूछा गया कि आप जानते हैं, उन्होंने कहा जनाब ये एक बंदा मुझे नहीं पता, मैंने तो चेक साइन करके दे दिए थे 10 अरब रुपए के अकाउंट के अंदर, वो मैंने चेक साइन करके दे दिए थे। अब वो बताया जा रहा है JIT रिपोर्ट के अंदर ये इल्ज़ाम लगाया गया है या उसकी फाइंडिंग्स हैं कि वो सारे जो कैश वो जो इशू किए गए वो मुश्ताक अहमद की हिस्ट्री में थे। पहले उनका जी मैं इस बंदे को नहीं जानता जूनता, ये मुझे ओमनी ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे बनाया गया था। वेल इस फेक अकाउंट से असद ज़रदारी साहब, बिलावल साहब, वो तमाम खर्चे सदके वदके काफ़ी वो चीज़ें खर्चे करते रहे हैं। तो ये कैरेक्टर जो है ना मालिक साहब, इसकी जो डिटेल हैं, ये मेरे ख्याल वो वीडियो दिखा दें कि अयान अली के साथ वीडियो के अंदर जो साहब दिखाई गए थे, तो ये थे। ये जहाँ जहाँ असद ज़रदारी साहब आते हैं, जहाँ जहाँ मनी लॉन्ड्रिंग का नाम आता है, तमाम जितने भी इसके अंदर कई सौ स्कैंडल्स हैं JIT रिपोर्ट के अंदर, उन सब में जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो मुश्ताक साहब हैं, मालिक साहब ये जो है। और लेटेस्ट इनका ये है कि ये फिर उसके बाद दौड़ गए थे। अभी बताया जा रहा है कि आखिरी खबरें आने तक ये सऊदी अरेबिया में पकड़े गए हैं इंटरपोल के जरिए और शायद वापस लाए जा रहे हैं। आप बताएं कि क्या किया जाए, ये पाकिस्तान है क्या है? आमिर साहब बड़े जालिम आदमी है। आपने थोड़ी सी याददाश्त अगर प्रेसिडेंट साहब की ख़राब हो गई है, आपको मियाँ साहब याद है, नवाज शरीफ साहब जब वो JIT में बैठे थे, ये तो फिर किसी गैर की औलाद है मुश्ताक अहमद, ना रिश्तेदार है ना कुछ है। वो 2.5 घंटे तो अपने खालू को पहचानने में लगे थे। ये खालू है, आपको याद है? उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं याद ये कौन है, उन्होंने याद कराया आपके खालू हैं। तो अगर खालू को याद आने में 2.5 घंटे लगते हैं, तो किसी के खालू को याद करने में कुछ दिन लगेंगे। दिन तो लगेंगे। ये आपका हो 300 फ्लाइट्स भी आपके साथ हो, पर्सनल सेक्रेटरी आपका, आपने लिखा बस में कोट है, सरदारी साहब का इंटरव्यू किया, वो कह रहे नो अक्वेंटेंस, मैं नहीं जानता। वो फिजियोथेरेपिस्ट है, मालशिया है, उसका बोलते मुंह होते हैं, आपको तो नहीं पता मालिश करे, नहीं शक्ल देखी आपने, नहीं गौर किया। जहाज के अंदर 500 ट्रिप क्या हो गया, आप आगे बैठे हो, पीछे 500 बंदे बैठे थे। स्मॉल क्रॉकी होगा, स्मॉल क्रॉकी में बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए इतना। आप बेसिकली आपको मैं देखा बड़े शक्की आदमी है और छोटी छोटी बातें 8 बिलियन इधर निकल गया यार। बात सुने, एक गैर जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, फलूदे वाले के पास 2.5 अरब निकला। अब आप मालिश भी करते हो, तो फिर इतना तो आपने यान अली का बैग भी उठाते हो, तो फिर इतना तो हक बनता है ना कि 2.5 के 10 हो जाए। मगर इनकी ताकत ये थी कि इनकी जो इसके अंदर तफसीलात मौजूद हैं कि इनकी जब अपॉइंटमेंट हुई तो रुखसाना बंगेश जो कि उनकी अगेन पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं असद ज़रदारी साहब की, उनकी पर्सनल डायरेक्शंस पे, उनको वर्बल डायरेक्शंस पे किया गया। और हुसैन लवाई साहब जो हैं वो जो कि समिट बैंक के प्रेसिडेंट थे, इस अकाउंट को वो खुद मॉनिटर करते थे और इसमें ईमेल्स डाली गई हैं जिसमें इंस्ट्रक्शंस हैं। ऑन अ सीरियस नोट, जो मुझे डर है, फिक्र है, वो ये है कि गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रांगली स्लोगन ले लिया हुआ करप्शन का, एंटी करप्शन का। मुझे लगता है कि सिस्टम में कैपेसिटी नहीं है सक्सेसफुली इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट करके सजाएं दिलवाने की। सिस्टम में महीने में JIT रिपोर्ट अगर करना चाहें, तो ये जो JIT रिपोर्ट 3 महीने में आई है, इट्स अ मास्टरपीस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सिस्टम में कैपेसिटी नहीं है और अगर ये इस तरह चली बात तो स्लोगन की क्रेडिबिलिटी भी खत्म हो जाएगी। आपने प्राइम मिनिस्टर की बात की, मेरी भी मीटिंग में बात हुई, मैंने एक चीज़, बाकी तो जनरली बातें हो रही थी, मैंने उनसे एक डेफिनेटली रिक्वेस्ट ज़रूर की थी। मैंने कहा जी अकाउंटेबिलिटी का अगर इतना इशू है, सबसे पहले तो खुदा का वास्ता है लेजिस्लेशन करनी है वो करें, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स करने वो करें कि जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन है, आप जाके अदालतों में केस हार जाते हैं।
FIA हो, नैब हो, कोई हो, 1.5-2 लाख का बेचारा एक वकील होता है, महिता का मातर सा बंदा आता है, उसके सामने खड़े होते हैं एतजाज हसन, उसके सामने खड़े होते हैं अली जफर, बड़े बड़े नाम, 5-5, 8-8 करोड़ तो फिर क्या उम्मीद जजेस भी उनको और तरीके से सुनते हैं। और एक अगर कोई वकील और दूसरा नहीं, और वैसे भी आमिर अगर वैसे भी अगर कोई वकील 5 करोड़ लेता है तो उसका वजन होता है, तो 5 करोड़ लेता है, 50 करोड़ रुपया उन्होंने 5 साल में दिया है सरकार से, अगर गवर्नमेंट से। अब अगर कोई इन्वेस्टिगेट भी प्रॉपर कर ले, इन्वेस्टिगेट करके केस भी बना ले, और वो केस आगे अदालत में वकील ही आपका जीता हुआ मुकदमा हार दे। असल इश्यूज ये हैं जो सिस्टमैटिक फेलियर्स हैं, ये हैं सिस्टमैटिक फेलियर्स जो गवर्नमेंट को अप्रीहेंड ठीक करने हैं। एक ये कि लॉयर्स आपके चाहे एग्जेक्टिव ऑर्डर से हो कि ये महकमे टॉप लॉयर्स हायर कर सकें। वो वकील तो फॉर हायर है भाई, आप मैं दे दूं 4 करोड़ मेरी तरफ से खड़े हो जाएंगे, आप दे देंगे आपकी तरफ खड़े हो जाएंगे। मजे की बात गवर्नमेंट खड़ा करे। गवर्नमेंट की तरफ से जो अटॉर्नी जनरल हैं उनके भाई साहब का नाम भी JIT की रिपोर्ट में, अब उन्होंने गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना है अगेंस्ट पीपल्स पार्टी, उनके भाई का अपना नाम JIT के आया हुआ है कि इतने पैसे एक अकाउंट से उनको भी दिलवाए गए हैं। दूसरा आज जो इशू आया हुआ है ECL के ऊपर, लिस्ट के ऊपर, वो है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये एक जो स्ट्रक्चर पास कर दिया था कि ये करे, तो मैं समझता हूँ कि अच्छा किया उन्होंने कमेटी को दे दिया कि अगर प्राइम मिनिस्टर का ये इख्तियार नहीं है और कैबिनेट का इख्तियार नहीं है कि वो डिसाइड कर पाएँ कि जनाब ECL पे किसको होना चाहिए और किसको नहीं होना चाहिए, और इस तरह की JIT के बाद ये मुश्ताक अहमद साहब वाली जिस तरह जिसका एक शख्स के अकाउंट में 10 अरब रुपया आ जाता है और वो फेक अकाउंट है और वो मुकर रहे हैं कि जी हम तो जानते ही नहीं हैं, और वो दौड़ गया हुआ है, बड़ी मुश्किल उसको लाया हुआ है, तो वो समझ नहीं आती फिर किया क्या जाए। सही, आप इसको कंटिन्यू करेंगे, फिर हम लास्ट टॉपिक की तरफ अपने बढ़ेंगे। नहीं, इसमें हमारा तो आई थिंक इंक्लूडिंग रिमार्क यही है कि जी ये जो वर्ड सिस्टमैटिक फेलियर्स हैं, मुझे ख़तरा सिर्फ ये है कि ये फसाने बहुत अच्छे बन जाएंगे, हम इस पर बहस भी कर लेंगे, बातें भी कर लेंगे, लेकिन असल चीज़ है इन कोर्ट्स ऑफ लॉ। देखिए हमने जो मियाँ साहब के केसेस देखे नैब की कोर्ट्स के अंदर, हमने क्या चीज़ें देखी, जब मियाँ साहब का केसेस वहाँ से ख़त्म भी हुआ, जब उनको बेल भी हुई, सब कुछ हुई, पॉइंट्स ऑफ फैक्ट पे नहीं हुए, फैक्ट्स चैलेंज नहीं हुए, पॉइंट्स ऑफ लॉ पे हुए, और द वे जिसका केस लड़ा गया या खराब लड़ा गया या उस पे रिलीफ मिली, तो डाउट, तो फैक्ट्स आपके यहाँ भी बहुत स्ट्रांग है। अगर जो JIT रिपोर्ट के 25% फैक्ट्स भी सही हैं तो ये ओपन एंड शट केस है, लेकिन इशू आ जाना है प्रोसिक्यूशन के ऊपर। बिल्कुल, मेरी ये फिक्र ये है कि आप जितना मर्जी मेहनत कर ले, अगर प्रोसिक्यूशन में टॉप नॉच लॉयर्स आपने ना लाए इन मुकदमात में, ये मुकदमात बिल्कुल, और फिर होगा क्या, जिस तरह हम 11 साल बाद सुनते थे कि जी मैंने 11 साल निशान बना के सारे विक्ट्री का निशान बनाएंगे, और आप और मैं बाहर। फिर शर्मिंदा होकर बैठे होंगे कि यार फिर हम भी, उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। मुझे बड़ा जेन्युइन फिक्र है कि बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ गुड लॉयर्स ये जीते हुए, और ये जो फैसले आइकॉनिक फैसले होने चाहिए, ये लैंडमार्क फैसले होने चाहिए, खुदा न खास्ता अगर इन फैसलों में सुस्ती हुई या ये बैड लॉयर्स ने फैसले लड़े, तो ये इतना बड़ा कार्टे ब्लांश मिलेगा करप्ट लोगों को कि फिर उसके बाद आप करप्शन का कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते। लास्ट 3 मिनट्स है आमिर साहब हमारे पास मिस सोनिया से रिलेटेड पीरमाल की जो जी ये एक केस है जो मालिक साहब भी परसू कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। एक्चुअली ये केस जो है ना ये एग्जाम्पलीफाई करता है कि इस वक्त हमारे सिस्टमेटिक फेलियर, अगेन बार बार ये चीज़ें आ रही हैं कि RO के इख्तियारात इतने बढ़ा दिए गए हैं कि अगर RO चाहे तो वो बिल्कुल ज़मीन आसमान सारा फ़र्क डाल सकता है। कि ये PP 1, 2, 3 पीर महल का केस है, इसमें सोनिया बीबी जो है पहले वो जीत गई 70 वोटों से, उसके बाद फिर वो हाई कोर्ट ने रिकाउंट का कर दिया, रिकाउंट में वो 200 में से तकरीबन 20-21 पोलिंग स्टेशनों पे वो जब जीत गए तो उन्होंने विक्ट्री निशान करके वो बंद कर दी। उसके बाद सोनिया बीबी ने सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिकाउंटिंग पूरी करें, रिकाउंटिंग पूरी होने के बाद अब वो जीत गई हैं, मगर वहाँ पे क्योंकि रमदे ख़ानदान वहाँ पे बड़ा इन्फ्लुएंस रखता है और उनके हाई कोर्ट के अंदर भी ताने बाने बड़े ज़्यादा हैं, हाई कोर्ट ने एक स्ट्रक्चर पास कर दिया कि एक बड़ी वेग सी स्टेटमेंट है, कोई गलत नहीं थी, कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इम्प्लीमेंट किया जाए। लास्ट 30 सेकंड्स उसमें उन्होंने कहा जनाब कि ये उन्होंने स्टे लगा दिया, अब इलेक्शन कमीशन में उसमें भी बैठा हुआ है, नोटिफिकेशन इशू नहीं हो रहा। शहवार अमीन वागा साहब हैं जो RO हैं जी, जज साहब हैं जो अपने आप को कानून से बड़ा समझते हैं, एनी जी गाले की है,
उनका एतराज़ यह है, मैंने सुना कि इनमें से किसी ने कि किसी हवारी ने उनकी शान में गुस्ताखी की। उन्होंने कहा तुम काले पीले लोग, तुम्हारी औकात क्या है, तुम ये कर रहे हैं। बखा दो। तो बात यह है कि हम देखना ये है कि कौन सा चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, अगर उन भाई वो पूछ रहे हैं, नहीं पूछ सकते। कंटेम्प्ट है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने अपनी इंटरप्रिटेशन किए जा रहे हैं। तो ये वक्त खत्म हो चुका है। चलिए इससे मुतालिक फॉलोअप भी देते रहेंगे। मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद है, आपका बेहद शुक्रिया। इसके साथ प्रोग्राम भी अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।